गुड इवनिंग दोस्तों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी है एक किसान की जो अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। आपका प्यार और सपोर्ट ही मुझे नई नई कहानियां लाने की ताकत और प्रेरणा देता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। हरियापुर गांव के आखिरी छोर पर रहता था गंगाराम। गरीब किसान हाड़ तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी परिवार की जरूरतें पूरी नहीं कर पाता था। उसकी पत्नी कमला और बेटी पायल के साथ उसका छोटा सा परिवार था। दिन में 2 वक्त पेट भरकर खाना खाने की भी उनकी हैसियत नहीं थी। क्यों पायल, आज क्या पकाया है? आज तो घर में कुछ था ही नहीं और कई दिन से हम बाजार भी नहीं गए और इस साल बारिश भी इतनी ज्यादा हो रही कि क्या ही कहना। बारिश के कारण सारी फसल सड़कर बर्बाद हो गई है। घर में थोड़े चावल और दाल है, उसी से आज किसी तरह काम चल जाएगा। अगर बाजार नहीं गया तो कल से चूल्हा नहीं जलेगा। माँ, घर में आलू हैं, आलू उबालकर दाल के साथ अच्छा खाना बन जाएगा। नहीं बेटा, आज दाल चावल ही खाना होगा। ओहो, आज के लिए कष्ट कर लो। देखता हूँ कल बाजार से कुछ ला पाऊँ या नहीं, बस आज के लिए देख लो। जल्दी खाना बनाना होगा, आसमान में बहुत बादल है, कभी भी बारिश शुरू हो सकती है। हाँ हाँ, जल्दी करो। नहीं, आज खाना नहीं बन पाएगा। खाना नहीं बना तो आज हमें भूखा रहना पड़ेगा। माँ देखो, चावल में पानी टपक रहा है। ओहो हो, बहुत पानी गिर रहा है। ऐसे पानी गिरता रहा तो हमारा टूटा फूटा घर एकदम तबाह हो जाएगा। पायल बेटा, चलो एक टब रखो, पानी रोकना होगा। ओहो हो, ये बारिश तो और तेज ही होती जा रही है। लगता है कि आज ये रुकने वाली नहीं है। अरे सुनो, कुछ करो, नहीं तो सिर छुपाने की जगह भी नहीं रहेगी। साहूकार के घर से घास मांग लाओ, फिर से छप्पर डालना होगा। अरे लगता नहीं कि साहूकार घास देगा, फिर भी एक बार जाकर देखता हूँ। उसी गांव में एक बूढ़ी औरत और उसका पोता अमित रहते थे। बूढ़ी अपने पोते के साथ खुशहाल जीवन बिता रही थी। अमित एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। उधर अमित और पायल के दोस्तों में कुछ अच्छा रिश्ता नाता था। बेटा, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, अब तो शादी करनी होगी। कोई पसंद है क्या? अगर है तो मुझे बता दे। अरे क्या कह रही हो अम्मा, अभी नौकरी करते करते जुम्मे जुम्मे 1 साल भी नहीं हुआ है। अभी कुछ साल नौकरी तो करने दो, फिर शादी के बारे में सोचेंगे। इतनी क्या जल्दी है? तब तक तो मैं जिंदा भी नहीं रहूंगी, मेरी उम्र हो गई है। जीते जी बहू का चेहरा देखना चाहती हूँ। हैं? तुम नहीं रहोगी मतलब? मैं ऐसा कैसे होने दूंगा? क्या बात कर रही हो? पता नहीं किसके जीवन में क्या हो जाए। जब तुम 7 साल के थे, तुम्हारे माँ बाप हमें छोड़कर चले गए थे। कितना भयानक बस एक्सीडेंट हुआ था। उस बस के ज्यादातर यात्री मर गए थे। तुम्हारा चेहरा देखकर ही बेटे बहू का दुख भूल पाई हूँ। दादी, ये सब बातें रहने दो, मुझे बहुत दुख होता है। और कोई बात करो, फालतू की बात करती हो। अच्छा ये बता, पायल तुझे कैसी लगती है? बहुत संस्कारी लड़की है, तुम्हारे साथ पायल अच्छी लगेगी। पायल बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन वो बहुत गरीब है। उनका घर तो ठीक से चलता नहीं है, वो लोग बहुत कष्ट में रहते हैं। अब गरीब घर में शादी करने से अगर तुम्हें परेशानी नहीं है तो ठीक है, पायल के बारे में सोच सकते हैं। समझ गई, मैं तो उसके पिता से एक दिन बात करूंगी। बात करो, लेकिन मुझे कुछ दिन का समय देना होगा माँ, समझो ना, मैं ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगी। अच्छा ये बताओ, अगर वो लोग राजी नहीं हुए तो? राजी नहीं होंगे मतलब? मेरे राजकुमार जैसे पोते के लिए भी राजी नहीं होंगे? राजकुमार? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम मेरे बारे में सपने देखो। मैं अब सोने जा रहा हूँ, सुबह ऑफिस जाना है। मेरा पोता तो शर्म से लाल हो गया। हाँ दादी, तुम भी ना, एकदम मतलब सोने दो मुझे। गांव का साहूकार बहुत ही खराब आदमी था। गांव में कोई सुंदर लड़की दिख जाए तो साहूकार शादी करने की सोचने लगता था। गरीब और असहाय लोगों को पैसों का लालच देकर उनके घर की लड़कियों से शादी करवाना ही उसका मुख्य काम था, और इन कामों में उसकी मदद करता था उसका नौकर रोहित। लेकिन साहूकार की बड़ी बीवी अंजलि को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। ये क्या सुन रही हूँ? तुम गंगाराम की बेटी से शादी करना चाहते हो? कितने बूढ़े हो रहे हो, उतना ही शादी का शौक चढ़ रहा है।
तुम्हें शर्म हया नाम की चीज है भी या नहीं? अरे इसमें शर्म की क्या बात है? गंगाराम मेरे पास आया था घर की छत के लिए घास लेने। मैंने कहा घास क्यों, पूरा घर बना दूंगा अगर अपनी बिटिया की शादी मेरे से करा दे। अरे भाई मैं फ्री में घास थोड़ी ना दे सकता हूँ। गंगाराम की इतनी छोटी बेटी से शादी करोगे? मैंने उसे अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा है। थोड़ी सी घास के बदले लड़की से शादी करना चाहते हो? हाय मेरे भाग्य, क्यों इस आदमी से मेरी शादी हुई। मेरे साथ रहना है ना, तो जो मैं कहूँगा तुम्हें मानना होगा। अगर मेरे काम तुम्हें पसंद नहीं है तो चले जाओ यहाँ से। किसने रोका हुआ है? मेरे मामले में ज्यादा बोलोगी तो धक्का मारकर बाहर निकाल दूंगा। तुम आदमी हो, सोचकर ही घृणा होती है कि तुम मेरे पति हो। ऐसा समय आएगा जब गांव के लोग तुम्हारे मुंह पर थूकेंगे। वाह 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 वाह, तुम्हारी तो हिम्मत देखकर मैं हैरान हूँ। इतनी हिम्मत आती कहाँ से है? लगता है आज ही तुम्हें धक्का देकर निकालना पड़ेगा। हे ससुरी, भूल गए कैसे मुझसे शादी की थी? मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, तुमने जबरदस्ती मुझसे शादी की। शादी के कुछ साल तुमने अच्छा बर्ताव किया, फिर धीरे धीरे मुझ पर जुल्म शुरू कर दिए। इतनी शादियां की, एक भी बीवी टिक नहीं पाई। सिर्फ मैं ही हूं जो अब तक पड़ी हूं। मेरे अलावा तुम्हारे पास कोई नहीं रहेगा। ये बहुत ज्यादा बोल रही हो ना? मैं ये कहता हूं, चाहती हो तो अभी चली जाओ। पटर पटर पटर, चली जा यहां से, जा निकल जा। गंगाराम और कमला अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान है। अरे बहुत चिंता में हूं समझी, हमारे जीवन में बहुत बड़ा संकट आने वाला है। अब बेटी को तो ये सब कुछ पता नहीं, अगर जान लेगी ना तो बहुत दुखी होगी। कभी भी उस शैतान हरी से अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। जरूरत पड़ी तो ये गांव छोड़कर भाग जाएंगे। लगता है वैसे ही करना पड़ेगा। पायल घर से बिल्कुल बाहर न जाए। अच्छा ये बताओ, पायल है कहाँ? दिख नहीं। वो तो बूढ़ी के घर गई है, बोली जरूरत है अभी आ जाएगी। अरे रे, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या पता रास्ते से ही उसे उठा लिया जाए। याद है पश्चिम पाड़ा से एक लड़की को जबरदस्ती उठा ले गए थे? सब याद है। अरे तू क्यों आया यहाँ पे? चला जा यहाँ से, अभी चला जा, निकल जा। अरे भाई, हरी जी ने भेजा है, तुम्हारे लिए बाजार से सामान लाया हूँ। इस पैकेट में मछली और मांस है, अच्छा खाना पकाकर अच्छे से खा लेना। हमें मछली मांस कुछ नहीं चाहिए, भूखे मर जाएंगे लेकिन हरी से कुछ नहीं लेंगे। ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो। बढ़ाओ चढ़ाकर क्या, देख लिया तूने? जा अपने हरी से कह दे, लालच दिखाकर कोई फायदा नहीं होगा। वो लोग बेटी की शादी नहीं करेंगे, जा कह देना। हाँ, सोच समझकर बोल रहे हो ना? बिल्कुल सोच समझकर ही बोल रहा हूँ। निकल यहाँ से, अब चल जा। अमन अपनी बेटी पायल की शादी किसी भी हालत में हरी से नहीं करेगा। ये खबर सुनकर हरी बहुत नाराज हुआ। हरी का एक ही इरादा है, किसी भी तरह पायल से शादी करनी है। हाँ भाई अमन, क्या कहना चाहता है, मुझे साफ साफ बता। मालिक, अमन और उसकी पत्नी कमला आपकी शादी का प्रस्ताव ठुकरा चुके हैं। आपने उनके लिए बाजार से सामान भिजवाया था, उन्होंने लौटा दिया। अरे गजब गजब कर रहे हैं ये लोग, इतना साहस कहाँ से आ गया? ए रोहित, देख भाई, सीधी बात है, इतना सब कुछ मैं नहीं समझता। मुझे तो किसी भी तरह से पायल से शादी करनी है। सारा इंतजाम तुझे करना होगा, समझा? तो फिर एक ही तरीका है, पायल जब बाहर निकले तो उसको उठवा लिया जाए और आपकी शादी करवा दे। हो गया विवाह संपन्न। अरे सिर्फ पायल को उठाना काफी नहीं होगा, उसके माँ बाप को भी पकड़ कर लाना होगा। जो करना है जल्दी करो और यही करो, समझे? हाँ ये तो समझ गया, लेकिन मालिक, गांव के लोगों के मुंह से सुनने में आया है कि अमित और पायल के बीच कोई रिश्ता है, शायद उनकी शादी भी होने वाली है। अरे वो बूढ़ी का पोता अमित, अरे उसे भी खत्म करना होगा फिर तो। अरे बूढ़ी के पोते को खत्म करना तो चुटकियों का खेल है। देखो, रोज शहर काम करने जाता है, लौटते समय खत्म किया जा सकता है। लो, हाँ यही अच्छा रहेगा। पहले अमित को खत्म करना, फिर मौका देखकर पायल को उठा ले आएंगे। बिल्कुल सही। अरे उसके माँ बाप का जो घमंड है ना, इतनी आसानी से आपको बेटी नहीं देंगे। एक वक्त का खाना तो मुश्किल से जुटता है और घमंड देखो भर भर के है। हाँ तो सारा घमंड तोड़ दूंगा मैं, अभी पता नहीं चला किससे पाला पड़ा है। अगर हंसी खुशी पायल को मेरे साथ सौंप देते हैं तो मैं उनका घर भी बनवा देता, और क्या। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने जो कहा है, अब एक कई बात हमारे दिमाग में है। अमित को खत्म करना बस, हाँ तो बहुत सावधानी से करना होगा ये। ठीक है, ये तो पक्का है, आप चिंता ना करें। चलिए अब मैं चलता हूँ।
अमित और पायल के बीच बचपन से ही बहुत अच्छा रिश्ता था। बूढ़ी को भी पता था कि उनके बीच प्यार पनप चुका है। पायल समझदार और सुंदर थी, जिससे अमित उसे बहुत पसंद करता था। वो दोनों कभी कभी चोरी छिपे मिलते भी थे। ये बताओ पायल, हमारे घर इतने आसपास हैं, फिर भी मुझसे मिलने में इतने दिन लग जाते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। काश हम रोज मिल पाते। क्या शौक है तुम्हारा? इतनी बार मिलना अच्छा नहीं होता, समझो ना। ओहो, एक तो इतनी रात को बारिश में भीग रहे हैं, हमें सर्दी लग जाएगी। हालांकि सही बताऊं, बारिश में भीगना अच्छा लग रहा है, वो भी तुम्हारे साथ। इतनी रात यहाँ खड़े बातें कर रहे हैं, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। चलो घर चलते हैं। अरे कहने भर से क्या होता है, पता नहीं फिर कब मुलाकात होगी। तुम तो बस चलो 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 चलो, बारिश में सर्दी लग जाएगी। मुझे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हें तो सहन नहीं होता ना। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ। अच्छा पता है क्या हुआ? क्या हुआ? दादी ना मुझसे उस दिन शादी की बात कर रही थी। दादी ने कहा कि वो तुम्हारे पापा से शादी के बारे में बात करेंगी। हाँ, तुम तो जानते हो हमारे हालात। बारिश में घर में पानी टपकता है, खाना पकाने की जगह नहीं है, पेड़ के नीचे पकाना पड़ता है। शादी का खर्च उठाने की ताकत मेरे पापा में अभी नहीं है। बरसात का मौसम निकल जाए फिर सोचेंगे। ओहो पायल, शादी का सारा खर्च मैं उठाऊंगा ना, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। और शादी में कोई बड़ा समारोह करेंगे भी नहीं तो इतना खर्चा भी नहीं होगा। ऐसे कहने से क्या होता है, मेरे पापा के भी अरमान है। मैं सब समझता हूँ, लेकिन तुम्हें घर में लाए बिना चैन नहीं मिल रहा। इस तरह चोरी छुपे मिलना अब अच्छा नहीं लगता, समझो ना। जब इतने दिन इंतजार कर पाए हो तो कुछ दिन और कर लो। सुनो, अब चलना होगा। बारिश में पूरी तरह भीग गए हैं, अब तो सच में सर्दी लग जाएगी। पहले ये बताओ, अगली बार कब मिलोगी बताओ? बहुत जल्द मिलेंगे, अब चलती हूँ। ठीक है चलो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, है ना? हरी और रोहित ने तय किया है कि अमित को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। अमित जब शहर से काम करके लौटता है तो काफी देर हो जाती है। घर लौटते समय ही उसे मार देंगे। इसी रास्ते से अमित रोज लौटता है। आने का समय भी हो गया है। अरे ये तो कब से इंतजार कर रहे हैं। समय तो कब से हो गया है, अभी तक आया नहीं। और खड़ा नहीं रह सकता मैं, उम्र हो गई है। ओहो, इतनी जल्दबाजी से काम नहीं होता है। अपन कोई सब्जी लेने थोड़ी आए हैं मालिक, अपन आए हैं किसी को मारने। थोड़ा सब्र तो रखो। पायल को पाने के लिए थोड़ा कष्ट सहना होगा। अरे अमित को मार दें तो पायल फिर मेरी हो जाएगी, लेकिन मारेंगे कैसे? अरे मारना क्या है, हाथ पैर बांधकर नदी में फेंक देंगे, बहकर चला जाएगा। लो, पोते के दुख में बुढ़िया इसकी दादी पागल हो जाएगी। पागल बूढ़ी हो चिढ़ाने में मजा आएगा। अब ये सब तो ठीक है, पर हम पकड़े तो नहीं जाएंगे ना? अरे नहीं नहीं बाबू, पकड़े जाने की कोई संभावना नहीं है। हाँ तो फिर अच्छा है। मालिक मालिक, वो देखिए अमित आ रहा है, देखिए। हाँ हाँ, वो बस तू तैयार हो जा। हाँ हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। आपने आपने मुझे इस तरह से क्यों बांधा है? छोड़ो मुझे। अरे मेरा अपराध क्या है ये तो बताओ। क्यों? अरे क्यों क्या, हम तुझे नदी में फेंक देंगे। अरे ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। क्या कर रहे हो? मैंने क्या किया है? क्यों मुझे नदी में फेंक रहे हो? बताओ मुझे। हम ये कर रहे हैं कि तुझे मारकर हम पायल से शादी करेंगे, और तू है हमारे रास्ते का कांटा। जब तक तू जिंदा है पायल कभी मुझसे शादी नहीं करेगी। अरे खबरदार, पायल को कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये कह रहा है मुझे मारेगा। अरे रोहित, जरा इसको धक्का देकर नदी में गिरा तो दे। 2 दिन से अमित का कुछ पता नहीं है। बूढ़ी तो अपने पोते को पागलों की तरह ढूंढ रही है, लेकिन कोई खबर नहीं। इधर पायल को ये खबर नहीं है कि अमित लापता है। पायल घर पर है, जरा बाहर आ, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। क्या हुआ बूढ़ी माँ, इतनी सुबह सुबह? 2 दिन से अमित घर नहीं आया है। तेरा उससे कोई संपर्क है? मैं पागलों की तरह उसे ढूंढ रही हूँ। अपने सब रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को यहाँ खबर कर चुकी हूँ, लेकिन वो कहीं नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो? अमित का कोई पता नहीं, और तुम अब आकर बता रही हो? बूढ़ी माँ, अब घर में आकर बैठिए, थोड़ा मन शांत कीजिए। पायल के पिताजी भी घर पर नहीं है। अगर होते तो अभी उसे अमित की खोज में भेज देते। पता नहीं लड़का कहाँ चला गया। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, कहीं अमित को कुछ हो ना गया हो। अगर मेरे पोते को कुछ हो गया तो इस उम्र में मैं सह नहीं पाऊंगी। उसकी तुझसे शादी करना चाहता है, ये आप क्या कह रही हैं? पहले क्यों नहीं बताया? अब तो सुन लिया ना, तुझे बहुत संभल कर रहना होगा। कहीं उस हरी ने मेरे पोते को भी नुकसान तो नहीं पहुंचाया। उसे पता है कि अमित और तेरे बीच अच्छा रिश्ता है, शायद इसी वजह से कुछ कर दिया हो।
मैं उस हरी को खत्म कर दूंगी। उस शैतान की वजह से गांव की लड़कियां चैन से नहीं रह पा रही हैं। बूढ़ी माँ, जब तक आपका पोता नहीं मिल जाता आप हमारे घर पर रहिए। मेरा दिल फट रहा है, पता नहीं मेरे पोते का क्या हुआ। जैसे भी हो हम उसे ढूंढ निकालेंगे। अब मैंने आपको हाथ पैर बंधे हुए नदी के किनारे पाया था। कल रात आपको होश वापस आया। आपको देखकर लगता है कि आप अच्छे घर के लड़के हैं। ये बताइए आपकी ये हालत कैसे हुई? अरे, श्यामनगर मेरा गांव है। उस गांव के हरी ने मेरी ये हालत की है। मेरी शादी पायल नाम की लड़की से तय है। हरी मुझे ख़त्म करके पायल से ज़बरन शादी करना चाहता है। मुझे रास्ते का कांटा समझकर मुझे रास्ते से हटाना चाहता है। ओ, समझ गया समझ गया। ये ससुरा हरी इंसान है ही नहीं। अब बताओ भला ऐसा कोई करता है क्या? दादा, क्या आप मेरे घर जाकर खबर दे सकते हैं क्या कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ? अब श्यामनगर बहुत दूर है, पर ठीक है, मैं फिर भी चला जाऊँगा। क्या है, मेरी बूढ़ी अम्मा बहुत परेशान होगी। इसके अलावा मेरा कोई नहीं है। बेचारी दादी क्या सोच रही होगी। तो क्या आप खुद नहीं जाएंगे? अगर आप खुद जाते तो अच्छा होता। मैं बदला लूँगा। हरी का अंत करके ही छोड़ूंगा। गांव की जवान लड़कियां हमेशा उसके डर में जीती हैं। अब उसका अंत होना चाहिए। हाँ, ये बात सही कही। मैं आपके साथ हूँ। मुसीबत में किसी का साथ देने से दिल को सुकून मिलता है। अब आपकी ही वजह से तो जिंदा हूँ। आप ना होते तो शायद इस दुनिया का चेहरा भी ना देख पाता। अब ये सब ऊपर वाले की मर्जी थी। यहाँ मेरा कोई हाथ नहीं है। आपकी तरह अच्छे लोग इस दुनिया में हैं, तभी तो ये दुनिया टिकी हुई है, वरना कब की खत्म हो जाती। धन्यवाद धन्यवाद। पोते की चिंता में बूढ़ी बीमार पड़ गई है। उसका कोई पता नहीं। उधर अचानक पायल भी लापता हो गई है। पायल का पिता भी घबरा गया है, समझ नहीं पा रहा क्या करे। मेरी बेटी को भी ये लोग ख़त्म कर देंगे। उसे वापस ले आओ। उसके बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। सोचा था कुछ महीनों में अपने पोते की शादी पायल से कर दूंगी, लेकिन सब बर्बाद हो गया। हरी ने सब खत्म कर दिया। मैं हरी के घर गया था बेटी की खबर लेने, लेकिन उसने मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। मन तो ऐसा कर रहा है कि उसका गला दबाकर ख़त्म कर दूं। मैं मार दूंगा उसे। हमारी आंखों के सामने दोनों लड़के लड़कियां गायब हो गए और हम चुप बैठे हैं। गांव वालों को इकट्ठा होकर उसे ख़त्म करना होगा, हरी को। मैं टूट चुकी हूँ। मेरी बेटी कहाँ है, क्या कर रही है, बस ऊपर वाला ही जानता है। इस उम्र में इतना आघात अब मुझसे सहा नहीं जाता। बूढ़ी माँ, हमें मजबूत होना होगा, टूटना नहीं है। दो बच्चे लापता है और तुम कहते हो मजबूत रहो। हाँ, क्योंकि अगर हमें उनका पता लगाना है तो हिम्मत रखनी होगी। अब ये क्या पायल का घर है? हाँ, ये पायल का घर है। आप कौन है? दरअसल मेरा नाम अर्जुन है। मैं बहुत दूर से आया हूँ। अमित ने मुझे भेजा है। अब पहले मैं अमित के घर गया, लेकिन वहाँ मुझे कोई मिला नहीं। किसी ने बताया कि उसकी दादी पायल के घर पर है, तो मैं यहाँ आ गया। मेरे पोते की खबर लाए हो? कैसा है वो? आपका पोता ठीक है। उसने कहा है कि उसकी चिंता न करें। लेकिन वो वहाँ कैसे पहुँचा? अब देखिए, ये एक लंबी कहानी है। बात यह है कि समझिए कि हरी ने उसके हाथ पैर बांधकर नदी में फेंक दिया। सुबह मैं नहाने गया, उसे नदी के किनारे पड़ा पाया। ऊपर वाले की कृपा से वो ठीक है। अच्छा ये बताइए, पायल कहाँ है? उसे वो शैतान हरी उठाकर ले गया। क्या कहा? ओहो हो, मैं अभी लौटकर अमित को ये खबर देता हूँ। हरी के लोग उसे उठा ले गए। हरी ने उसे एक कमरे में कैद कर दिया। मुझे यहाँ से किसी भी तरह निकलना होगा, लेकिन कोई रास्ता सूझ नहीं रहा। मेरी तरह कितनी लड़कियों की जिंदगी इस हरी ने बर्बाद कर दी है। अब ये और नहीं चल सकता। अमित का भी कोई पता नहीं, वो जिंदा है या नहीं पता नहीं। हमारे साथ क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे देखकर डर मत, मैं हरी की बड़ी बीवी हूँ। मैं तेरे साथ हूँ, तुझे यहाँ से निकालूंगी। प्लीज़ मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकाल दीजिए। मेरे माता पिता मेरे लिए बहुत परेशान हैं। अगर तू मेरी बात मानेगी तो यहाँ से निकल पाएगी। बाहर लोग पहरा दे रहे हैं, अभी भागना मुमकिन नहीं है। अगर हरी को पता चला कि मैं तेरी मदद कर रही हूँ तो वो मुझे भी मार डालेगा। तो मैं यहाँ से निकलूंगी कैसे? अगर निकल नहीं पाई तो फांसी लगा लूंगी। ये गलती मत करना। तेरी शादी की तैयारियां हो रही हैं। 2 दिन बाद हरी ने शादी का इंतज़ाम किया है। उसी दिन तू भागेगी। मैं तुझे शादी के लिए तैयार करके पुलिस के पास ले जाऊंगी। हरी को रंगे हाथों पकड़वाऊंगी। शादी की तैयारियों में सब व्यस्त रहेंगे और मैं चुपचाप निकल जाऊंगी। पुलिस के आने तक कहीं मेरी शादी न हो जाए। अगर शादी हो गई तो सब खत्म। तो मुझ पर भरोसा रख, इस शैतान से तेरी शादी नहीं होने दूंगी। किसी भी फूल जैसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। ठीक है, जो आप कहेंगी वैसा ही करूंगी। हरी की सारी योजनाएं सफल हो चुकी है, इसलिए वो बहुत खुश है। इस बीच उसने शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। घर के बाहर लाइटिंग भी करवा दी है। एक और पान दूं क्या मालिक?
अरे नहीं नहीं रे, इतना पान खाकर क्या होगा। बस 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 बस। बाबू, ये आपकी कितने नंबर वाली शादी होगी? कितनी होगी? 5, 6, 11वीं होगी। सोच रहा हूँ कि अब ये कम से कम आखिरी हो। अब शादी ब्याह नहीं करूँगा, बड़ा मेहनत हो जाती है। हैं? सिर्फ 11? मेरे परदादा ने 30 शादियां की थी। सुना है मरने के बाद भी उन्होंने शादी की थी। सच में? तो तेरे परदादा को मैं पीछे नहीं छोड़ पाया। अरे नहीं भैया, 30 बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस बार का इंतज़ाम आपने पहले कभी नहीं किया। अरे आखिरी शादी है, इसीलिए इतना इंतज़ाम कर रहा हूँ। तेरे घर के सबको न्योता है, पायल के माँ बाप को भी बुलाना होगा। आखिरकार कुछ भी हो, है तो वो मेरे सास ससुर, उनके बिना शादी कैसी? अगर वो नहीं आना चाहे तो ज़बरदस्ती लाना पड़ेगा, और क्या। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। पायल को मैं खुद सजाऊंगी। तुम्हारी शादी अच्छे से हो, यही मैं भी चाहती हूँ। बहुत सोचने के बाद समझ आया कि तुम जो कर रहे हो वही ठीक है। चलो, आखिरकार तुमने मुझे समझ ही लिया, अच्छी बात है। क्या करूं, 20 साल की उम्र में शादी होकर इस घर में आ गई और यहीं रह गई। अब मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारी खुशी में शरीक हो जाऊं। पायल से शादी करके अगर तुम सुखी रहोगे तो मैं रोकने वाली कौन हूं। ए रोहित, तू एक काम कर, पायल के माँ बाप को न्योता देने जा। अगर हो सके तो उस बूढ़ी को भी बुला ले आना, ठीक है? ये कौन बूढ़ी? अरे अमित की दादी, और कौन? ओह, लगता है वो अपने पोते के गम में मर गई है। खैर, चलो जाकर पता करता हूँ कहाँ है। मैं शादी की लिस्ट बनाती हूँ, क्या क्या चाहिए सब इंतजाम करना होगा। अरे भाई, जो है, लेकिन बेटी के लिए चिंता हो रही है। कल मेरी बेटी की शादी हरी से है, क्या हम शादी रोक पाएंगे? आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूं तो पायल को कुछ नहीं होगा। कल सुबह मैं थाने जाऊंगा और ठीक समय पर हरी के घर पहुंचूंगा। जिस तरह से उस हरी ने तुम्हें नदी में फेंक दिया था ना, हरी कितना बुरा हो सकता है ये मैं कभी समझ नहीं पाता अगर तुम्हारे साथ ये ना होता। मैं एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ कहो ना, क्या कहना चाहती हो? बोलो। कल ही पायल की शादी अमित से कर देना चाहती हूँ। बेटा, तुम्हें कोई आपत्ति है? अब आप जो भी ठीक समझें वही होगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम तुम्हारे जैसे लड़के को बेटी देना तो हमारे भाग्य की बात है। अरे नहीं नहीं नहीं, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। मैं बहुत साधारण लड़का हूँ, लेकिन वादा करता हूँ पायल इस घर में बहुत खुश रहेगी। मैं उसे कभी दुख नहीं दूंगा। हम जानते हैं बेटा, अगर बेटी को तुम्हारे हाथ में सौंप सके तो हम चैन से रहेंगे। तो अब से हम पक्के रिश्तेदार हुए। और एक बात, अब से आप लोगों की जिम्मेदारी भी मेरी है। इस जिम्मेदारी से मुझे वंचित मत करना। अगर मेरे माँ बाप होते तो उनकी जिम्मेदारी भी मुझे ही लेनी पड़ती, और आप तो मेरे माँ बाप जैसे ही हैं। ठीक है बेटा, माँ बाप का हक तुमसे नहीं छीनेंगे, जैसा तुम कहो। शादी का घर चारों तरफ से रोशनी से जगमगा रहा है, तरह तरह के खाने का इंतजाम है। तू बहुत सुंदर लग रही है, नजरें हट नहीं रही। शादी होगी या नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है। तो बिल्कुल चिंता मत कर, मैं अभी थाने जा रही हूँ। बिल्कुल डर मत, मन में साहस रखना। साहस तो है, आप जल्दी जाइए, देर हुई तो दिक्कत हो सकती है। अच्छा, मैं चलती हूँ। कब से अकेली बैठी हूँ, उधर क्या हो रहा होगा? क्या मैं भाग जाऊं? किसी के भरोसे रहने से अच्छा है भाग जाऊं। तुम? मैं सपना देख रही हूँ क्या? तुम बिल्कुल सही देख रही हो। पुलिस आ गई है। हरी, रोहित और उसके कुछ लोग सबको गिरफ्तार करके ले गई है। खुशी के मारे मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। मैंने तुम्हें कितनी जगह ढूंढा था। ओहो, ये सब बातें बाद में करेंगे। आज के दिन कोई दुख की बात मैं करना ही नहीं चाहता। पायल, तुम परी जैसी लग रही हो। बस समझ लो कि मेरी नजरें हट नहीं रही तुमसे। वाह 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 वाह, आहा हा हा। गलत समय पर आ गई क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुना है आज ही तुम्हारी शादी है। शादी यहीं हो जाए, सारा इंतजाम तो हो ही गया है। अब मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप लोग इंतजाम करिए। पायल और अमित की शादी को कुछ महीने हो गए हैं। उधर अमन के घर की छत भी नई ढक दी गई है। अब बारिश के पानी से अमन का घर नहीं बहता। पायल, अमित और बूढ़ी अमन के घर आए हैं। इतने दिनों बाद घर आकर खाना बनाने बैठ गई। अगर मैं बना लेती तो क्या दिक्कत हो जाती? अरे अपनी बेटी को खाना बनाने दीजिए। अगर नहीं बनाएगी तो आपकी तरह खाना बनाना सीखेगी कैसे? क्यों, मैं खाना नहीं बना सकती क्या? बना सकती हो, लेकिन माँ जैसा नहीं। तेरी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है। तुम मेरी बहू को चिढ़ा रहे हो। जितना चिढ़ाओगे उतना ही प्यार बढ़ेगा। तुम ये सब क्या बोल रहे हो? देख नहीं रहे दोनों शर्मिंदा हो रहे हैं? पायल, खाना बन गया क्या? बस लगभग तैयार है, बस मांस पकाना बाकी है। हाँ, आज सब लोग साथ खाएंगे। सुख दुख में हमारा सफर ऐसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल सही कहा।
इसके बाद पायल और अमित की जिंदगी खुशी और शांति से गुजरने लगी। उधर बूढ़ी और पायल के माता पिता भी परम सुख से जीवन बिताने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। कहानी की शुरुआत होती है एक ग्रुप एक्सप्लोरर की टीम से जो साउथ अटलांटिक ओशियन के बीच में होते हैं। उस शिप पर जेसन नाम का एक वेदर ऑफिसर था जो मौसम का हाल बताता है। वो लोग एक ऐसे आइलैंड की तरफ जा रहे थे जो समंदर के बीचों बीच मौजूद था। सरकार ने जेसन को वहां इसीलिए भेजा था ताकि वो उस आइलैंड के बदलते मौसम का ऑब्जर्वेशन कर सके। जेसन को लगभग 1 साल तक वहां रुकना था मौसम का डेटा कलेक्ट करने के लिए। पूरा साल मौसम का डेटा कलेक्ट करने के बाद फिर उसे वापस लौट आना था। जेसन को साल भर का खाना और ज़रूरत का सारा सामान दे दिया गया था। कई दिन के सफ़र के बाद आखिरकार वो आइलैंड तक पहुंच गए। वो लोग बोट की मदद से उस आइलैंड पर उतरे। ये आइलैंड पूरी तरह से वीरान था, जहां एक परिंदा भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस आइलैंड पर एक लाइट हाउस और एक छोटा सा घर था जहां जेसन को रहना था, क्योंकि इससे पहले भी एक माइकल नाम का वेदर ऑफिसर यहां रहता था। लेकिन अब उसकी ड्यूटी का वक्त खत्म हो चुका था। उसने 1 साल तक अकेले उस आइलैंड पर रहकर मौसम का डेटा कलेक्ट किया। अब उसकी जगह जेसन यहाँ पूरा साल मौसम का डेटा कलेक्ट करने के लिए रहेगा और वो पुराना ऑफिसर माइकल शिप के साथ वापस चला जाएगा। लेकिन जब पूरी टीम ने घर को विजिट किया तो वो हैरान रह गए, क्योंकि वहाँ किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं था। कमरे के अंदर पुराने ऑफिसर का सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था। जिसके बाद कैप्टन और जेसन ने सोचा कि शायद लाइट हाउस में कोई हो सकता है। कैप्टन और जेसन बिना वक्त गंवाए लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं और वो सब वहाँ एक अजीब नज़ारा देखते हैं। वो देखते हैं कि पूरा लाइट हाउस तेज़ और नुकीले लकड़ियों से घिरा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बंद कर दिया हो ताकि कोई भी अंदर ना जा सके। जिसके बाद कैप्टन और जेसन ने लाइट हाउस का गेट कई बार नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। आखिर में उन्होंने गेट को जोर से धक्का दिया और अंदर घुस गए। लाइट हाउस के अंदर उन्हें एक आदमी मिला जिसका नाम जैक था। जब उन्होंने जैक से पुराने वेदर ऑफिसर माइकल के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि वो तो मर गया है। वो समंदर की तरफ गया लेकिन दोबारा कभी लौटकर वापस नहीं आया। जैक की बातें सुनकर जेसन और कैप्टन दोनों चौंक गए। ये सब सुनने के बाद कैप्टन ने जेसन से कहा, अगर तुम अब भी चाहो तो हमारे साथ वापस चल सकते हो। लेकिन जेसन ने वापस जाने से इनकार कर दिया। जेसन ने सोचा अगर वो सरकार को उस आइलैंड का एक्यूरेट वेदर रिपोर्ट दे पाया तो उसे काफ़ी मोटी रकम मिल सकती है। जिसके बाद कैप्टन ने उसे एक गन दी खुद की प्रोटेक्शन के लिए, और कैप्टन ने जेसन से कहा कि ये जगह मुझे सेफ नहीं दिखाई दे रही, अपना ख्याल रखना। इसके बाद उसे वहीं पर छोड़कर वो सब वापस चल दिए और अब ये दोबारा वापस 1 साल बाद आएंगे। कैप्टन के जाने के बाद जेसन ने घर को थोड़ा सेटल किया, रहने के काबिल बनाया। रात होने के बाद उसे ड्रॉर में एक डायरी मिली जो पुराने वेदर ऑफिसर माइकल की थी। उस डायरी में आइलैंड के बारे में बहुत कुछ लिखा था। डायरी में एक मिस्टीरियस क्रीचर के बारे में कुछ बातें लिखी गई थी, लेकिन सब कुछ साफ नहीं था, कुछ बातें अधूरी थीं। जेसन हर लाइन को ध्यान से पढ़ता गया। उस डायरी में कुछ अजीब तरह के जानवरों के स्केचेस भी बने थे। जेसन को समझ नहीं आया उसने ऐसी पिक्चर्स क्यों बनाई थी। शायद वो अकेला था और टाइम पास के लिए ऐसा किया होगा। डायरी के एक पेज पर पुराने ऑफिसर के वाइफ की फ़ोटो भी लगी थी। जेसन वो डायरी पढ़ते पढ़ते थक गया और धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। अगली सुबह जेसन ने मौसम का डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन समंदर के पास पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। उसने देखा कि चट्टानों के बीच कुछ पत्थर अजीब तरीके से सजाए गए हैं और उनके बीच शेल्स रखे थे अजीब से पैटर्न में। जेसन ने सोचा शायद ये सब जैक ने किया है। वो ये सोचकर दोबारा अपने काम में लग गया। काम के दौरान जब उसने दूरबीन से लाइट हाउस की तरफ देखा तो उसे जैक के साथ एक और इंसान भी दिखाई दिया, लेकिन पलक झपकते ही वो गायब हो गया। जेसन ने दोबारा उसे देखने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे लगा कि ये उसका वहम है। रात को जेसन अपने काम में बिजी था, तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। उसे लगा कि शायद ये जैक है। जेसन ने उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हाथ में लैंप लेकर जैसे ही जेसन दरवाजे की तरफ बढ़ा तो उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगी जो किसी इंसान की बिल्कुल भी नहीं थी। और फिर उसने देखा गेट के नीचे से किसी अजीबोगरीब क्रीचर का हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा है। वो इंसान का हाथ बिल्कुल भी नहीं था। ये देखकर जेसन के पांव तले ज़मीन ही खिसक गई। वो तुरंत बेसमेंट की तरफ भागा और वहाँ जाकर छुप गया। कुछ ही देर में वो मिस्टीरियस क्रीचर घर के अंदर घुस चुकी थी। वो छुप छुप कर जेसन को ढूंढ रही थी और जेसन बेसमेंट के एक छोटे से दरार से उसे देखने लगा। जेसन की हलचल से उस क्रीचर ने जेसन को देख लिया।
जिसके बाद वो क्रीचर जेसन को मारने के लिए तेजी से उसकी तरफ भागा और दरार से उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। तो जेसन ने खुद को बचाने के लिए फौरन चाकू उठाकर उसकी आंख में दे मारा। वो क्रीचर चीख के भाग गई, लेकिन वो कभी भी वापस आ सकती थी और जेसन के दिमाग में ये बात कंफर्म हो गई कि जो डायरी में क्रीचर के बारे में बात लिखी थी वो सच है। डर के मारे वो पूरी रात सो ना सका। अगली सुबह जब जेसन घर से बाहर गया तो उसने रेत पर कुछ पैरों के निशान देखे जो किसी इंसान के बिल्कुल भी नहीं थे। वो निशान सीधे समंदर की तरफ जाकर खत्म हो गए। अब जेसन को सब समझ आ गया था कि क्यों जैक ने लाइट हाउस के चारों ओर नुकीली लकड़ियां लगाई हैं। अब जेसन जान गया कि अगर मैं इस घर में रहूंगा तो वो क्रीचर मुझे कभी भी मार सकते हैं। डर के मारे जेसन लाइट हाउस की तरफ दौड़ता है और जैक को चिल्लाकर कहता है, गेट खोलो, मुझे अंदर आना है। लेकिन जैक उसे अंदर नहीं आने देता और कहता है, तुझे शिप के साथ लौट जाना चाहिए था। जेसन निराश होकर वापस लौटता है क्योंकि क्रोनी और उसे लाइट हाउस के करीब भी नहीं देखना चाहता था। वो उसके ऊपर पानी गिराकर उसे दूर जाने को कहता है। अब उसे खुद ही कुछ करना होगा। उसने घर की हर एक विंडो को लकड़ी से बंद कर दिया, चारों तरफ नुकीली लकड़ियों से घेरा बनाया और गेट के बाहर पुराने कागज और किताबें रखीं। फिर उन पर तेल छिड़क दिया ताकि अगर वो क्रीचर वापस आए तो उसे आग से डराकर भगाया जा सके। लेकिन एक बात थी जो जेसन अब तक नहीं जानता था और ये बात उसे आज रात पता चलने वाली थी। खुशकिस्मती से उसे घर के अंदर एक पुराना बॉक्स मिला। उस बॉक्स में एक गन थी और बहुत सारी बुलेट्स। ये देखकर उसे जिंदा रहने की थोड़ी सी उम्मीद मिली। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा जेसन के दिल में डर बढ़ने लगा। कुछ ही देर में चारों तरफ रात का अंधेरा छा गया। जेसन गन हाथ में लिए घर के एक कोने में चुपचाप बैठा था। उसकी दिल की धड़कनें तेज थीं। तभी एक अजीब आवाज़ सुनाई दी और जब जेसन ने खिड़की से छुपकर समंदर की तरफ देखा तो जैसे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। उसने देखा कि सिर्फ एक नहीं बल्कि पानी में से कई सारी वही अजीबोगरीब क्रीचर्स उसकी तरफ बढ़ रही हैं। कुछ ही देर में वो सब इकट्ठा होकर कमरे का गेट तोड़ने की कोशिश करने लगे। जेसन ने तुरंत गोलियां चलानी शुरू की, जिनमें से कुछ क्रीचर्स गिरकर मर गए। जेसन को लगा कि गोली की आवाज़ सुनने के बाद वो डरकर भाग जाएंगे, लेकिन अपने साथियों को मरता हुआ देखकर वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए। तब जेसन प्लान भी अपनाते हुए गेट के बाहर रखे कागज़ों और पुरानी किताबों को आग लगा देता है। आग देखकर वो क्रीचर्स डर के मारे वापस समंदर में लौट गए, लेकिन अब वही आग जेसन के घर तक पहुंच चुकी थी। घर के दरवाजे ने आग पकड़ ली और धीरे धीरे फैलने लगी क्योंकि पूरा घर लकड़ी का बना हुआ था। जेसन ने तुरंत एक चादर में खुद को लपेटकर अपनी जान बचाई और बाहर निकलकर लाइट हाउस के पास एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। क्रीचर्स को शूट करते वक्त जेसन के हाथ में काफ़ी गहरी चोट भी आई। तभी अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई। आग धीरे धीरे बुझने लगी, लेकिन पूरी रात की बारिश के बाद भी सुबह तक जेसन अपना घर नहीं बचा पाया। पूरा घर जलकर लगभग राख हो चुका था। अब अगर जेसन को जिंदा रहना है तो उसे लाइट हाउस में पनाह लेनी होगी। उसने अपनी राइफल उठाई और लाइट हाउस के पास के पत्थरों के बीच छुप गया और इंतजार करने लगा कि कब जैक पानी भरने आएगा। जब जैक पानी भरने के लिए लाइट हाउस से बाहर निकला तो जेसन उसके पीछे चल दिया, लेकिन तभी अचानक एक अजीब सा क्रीचर जो जैक के पास ही था उसने जेसन पर हमला कर दिया। लेकिन किसी तरह करके जेसन ने उसे काबू कर लिया। वो क्रीचर जैक का रक्षक था। जब वो उसे शूट करने वाला था तो जैक ने तुरंत जेसन को रोका और कहा, रुक जाओ, ये मेरा पालतू है। जेसन ने गोली नहीं चलाई और मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसने जैक के साथ एक शर्त रखी, अगर इस क्रीचर को जिंदा रखना है तो मुझे लाइट हाउस में रहने दिया जाए, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। जिसके बाद जैक ने हाँ कर दी क्योंकि जेसन के पास ढेर सारा खाना और गन पाउडर था। शाम होने से पहले दोनों बचा हुआ खाना लेकर लाइट हाउस लौट आए और वो दोनों आराम से सो गए। अगली सुबह वो क्रीचर चुपचाप। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं, किस शहर से और किस समय, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। चुपचाप जेसन का हाथ चाट रहा था। जब जेसन नींद से जागा तो उसने देखा कि इस क्रीचर के चाटने की वजह से उसका हाथ पूरी तरह से ठीक हो चुका है। ये सब देखकर जेसन हैरान हुआ। जेसन अब क्रोनर से इस क्रीचर के बारे में और जानना चाहता था और फिर ये सब दुनिया के सामने लाना चाहता था, क्योंकि ये किसी जादू से कम नहीं था। जेसन ने सोचा, अगर इस क्रीचर का राज दुनिया के सामने हम लाते हैं तो जेसन और क्रोनर दोनों बहुत सारा पैसा और नाम कमा लेंगे। लेकिन क्रोनर को ये सब नहीं चाहिए था। वो इस आइलैंड से कहीं नहीं जाना चाहता था। क्रोनर का अब इस दुनिया में कोई नहीं बचा था। उसके लिए ये आइलैंड परफेक्ट था, जहां वो अपने आप को एक किंग समझता था और अपनी मर्जी का मालिक। इसी वजह से उसने आइलैंड के कई हिस्सों में लिख दिया था, क्रोनर यहाँ का बादशाह है। लेकिन जेसन को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये अजीब सी क्रीचर क्रोनर की फालतू कैसे बनी। तो क्रोनर ने बताया कि एक बार क्रोनर ने उसकी जान बचाई थी। वो गलती से उसके फिशिंग नेट में फंस गई थी। तब ये क्रीचर छोटी थी और उस दिन के बाद से वो क्रोनर के साथ ही रह गई। उसकी हर बात माननी शुरू कर दी। लेकिन क्रोनर एक सख्त इंसान था। वो इस क्रीचर के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। क्रोनर हर दिन इस क्रीचर के साथ फिजिकल रिलेशन रखता था। क्रोनर ने बताया कि एक बार इस क्रीचर ने मुझ पर हमला भी किया था और उसके बदले में क्रोनर ने उसे ऐसी सज़ा दी कि उस सज़ा के बाद वो क्रीचर अपने आप को क्रोनर की गुलाम समझने लगी। और आप सभी समझ गए होंगे कि हर रात वो क्रीचर समुद्र से बाहर क्यों आते हैं। वो सभी इसलिए आते हैं ताकि अपने साथी को क्रोनर से छुड़वा कर वापस ले जाए। लेकिन क्रोनर ऐसा नहीं होने देता।
वो क्रीचर्स दिन के उजाले में अटैक नहीं कर सकते क्योंकि सूरज की रोशनी उनकी स्किन जला देती है। जेसन अब यहाँ और नहीं रहना चाहता था। वो किसी तरह से आइलैंड से अपनी जान छुड़ाना चाहता था। खैर शाम होने लगी और क्रोनर ने उससे कहा, गन लेकर रेडी हो जाओ क्योंकि वो क्रीचर्स कभी भी हमला कर सकते हैं। वो लाइट हाउस की लाइट ऑन करने के लिए तैयार हो गए और कुछ ही देर में समुद्र से बड़ी संख्या में क्रीचर्स निकलकर बाहर आ गए। वो लाइट हाउस की तरफ बढ़ते जा रहे थे। क्रोनर उन पर लगातार फायर करता जा रहा था, लेकिन जेसन पूरी तरह से डर गया था। वो लाइट हाउस के अंदर की तरफ आने लगा। क्रोनर के बार बार कहने के बावजूद वो बस एक कोने में चुपचाप बैठा रहा और कुछ ही देर में जेसन बेहोश हो गया। क्रोनर पूरी रात अकेला इन क्रीचर से लड़ता रहा। अगली सुबह क्रोनर ने गुस्से में जेसन के मुंह पर पानी डालकर उसे उठाया और कहा, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो इनकी जान लेनी होगी, नहीं तो तुम्हें लाइट हाउस से निकाल दिया जाएगा और तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। रोजाना पानी भरकर लाना, लाइट हाउस के छोटे बड़े काम करना और रात को मेरे साथ गार्ड ड्यूटी भी करनी होगी। अब जेसन के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। इसी वजह से ये सब करना उसकी मजबूरी बन गया। जेसन अब क्रोनर की हर बात मानने लगा, लेकिन एक चीज़ थी जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो ये थी कि हर रोज़ उस फीमेल क्रीचर को अलग अलग तरीकों से फिजिकली टॉर्चर करना। रात होती है, दोनों फिर से गार्ड ड्यूटी के लिए तैयार हो जाते हैं और एक बार फिर वो क्रीचर समुद्र से निकलकर बाहर आते हैं। लेकिन आज जेसन को डर नहीं लग रहा था। उसने क्रीचर्स पर फायरिंग शुरू की, मगर आज क्रोनर कुछ भी नहीं कर रहा था। वो जेसन को बाहर छोड़कर लाइट हाउस का गेट बंद कर देता है और खुद चुपचाप अंदर बैठ जाता है ताकि जेसन खुद सीख सके कि इन क्रीचर से कैसे लड़ा जाता है। इसी तरह जेसन को लड़ते लड़ते वो रात कट जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह क्रोनर ने देखा कि जेसन लाइट हाउस के गेट के बाहर खून में लथपथ बैठा था। अब उसने सीख लिया था कि इन क्रीचर से कैसे लड़ना है। इसी तरह समय गुजरता गया, रातों को इन क्रीचर से लड़ते हुए और दिन भर क्रोनर के लाइट हाउस के काम संभालते हुए। ये आइलैंड अब उसके लिए एक बंद घर जैसा हो गया था। वो हर वक्त सोचता रहता था कि कब ये जगह छोड़कर आज़ादी की सांस लेगा। समय के साथ साथ जेसन का उस फीमेल क्रीचर के साथ एक अजीब सी दोस्ती बन गई थी। जेसन को उसके लिए अब बुरा लगने लगा था। अब उसे समझ आया कि अपने लोगों को छोड़कर अकेला रहना कितना मुश्किल होता है। शायद वो क्रीचर भी कुछ ऐसा ही महसूस करती थी। जेसन ने उस क्रीचर को एक नाम भी दिया, अनेरियस। इसी तरह से दिन गुजरते गए और फिर एक दिन उन्होंने देखा कि इन क्रीचर्स के अटैक्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं। जेसन सोचता है शायद सर्दियों में वो कहीं और चले जाते हैं या फिर शायद उन्हें समझ आ गया था कि इन दोनों से लड़कर कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन क्रोनर ने उसे कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो फिर से अटैक करेंगे। अब वो अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। कुछ और दिन ऐसे ही गुजर गए। एक रात डिनर के बाद क्रोनर और जेसन ने टाइम पास के लिए चेस खेलना शुरू किया, लेकिन यहीं पर क्रोनर से एक बड़ी गलती हो गई। वो दोनों खेल में इतने उलझ गए कि लाइट हाउस की लाइट्स ऑन करना ही भूल गए। अंधेरे का फायदा उठाकर क्रीचर्स ने उन पर अटैक कर दिया। जेसन ने देखा कि क्रीचर्स की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि दो लोग मिलकर भी ज़्यादा देर तक नहीं लड़ सकते थे और इस बार उनके पास कोई प्लानिंग भी नहीं थी। गन्स की बुलेट्स भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। किसी तरह बचते बचाते वो लाइट हाउस के टॉप तक पहुंच गए, लेकिन इस बीच क्रोनर के पैर में गहरी चोट आ गई। वो क्रीचर्स आज उन पर भारी पड़ गए थे। दोनों को लगा कि आज उनकी मौत पक्की है, लेकिन खुशकिस्मती से सुबह हो गई। जैसे ही सूरज धीरे धीरे उभरता है, वो क्रीचर्स लाइट हाउस छोड़कर समुद्र में वापस चले जाते हैं। कड़कती धूप निकलने के बाद अनेरियस क्रोनर के जख्म को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक जेसन को समझ आ चुका था कि वो इन क्रीचर्स के साथ ये लड़ाई जीत नहीं सकते। बुलेट्स भी अब खत्म होने के करीब है। उनके पास खाना भी इतना नहीं है कि वो ज़्यादा देर तक चल सके। लकीली अगले दिन जब जेसन लाइट हाउस के बाहर इधर उधर घूम रहा था तो उसने समुद्र में एक जहाज़ देखा। वो जल्दी से अंदर से फ्लेयर गन लाया और जहाज़ को सिग्नल देने गया, लेकिन क्रोनर ने उसे रोक दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जेसन यहाँ से जाए। उसी वक्त अनेरियस ने क्रोनर पर हमला कर दिया। वो जेसन को क्रोनर से बचाना चाहती थी। क्रोनर किसी को भी ये आइलैंड छोड़ने नहीं देना चाहता था। ये आइलैंड उसकी अपनी दुनिया थी जहाँ वो एक किंग की तरह रहता था। वो जेसन को भी जाने नहीं देना चाहता था। इतने समय से अकेला रहने के बाद अब उसके पास कोई था जिससे वो बात कर सकता था, और अगर जेसन उस शिप में वापस चला गया तो वो वहाँ जाकर सबको अनेरियस और उनके बारे में बता देगा। इसलिए अब जेसन यहाँ से नहीं जा सकता। धीरे धीरे वो शिप जेसन की आंखों के सामने समुद्र में गायब हो गई। अब उसके पास कुछ भी करने को नहीं था। कुछ और दिन ऐसे ही बीत गए। क्रोनर अब भी जेसन और अनेरियस दोनों के साथ बुरा बर्ताव कर रहा था, लेकिन अनेरियस को वो खास तौर पर मारता था जो जेसन को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन जेसन ने अनेरियस को एक छोटी टॉय बोट गिफ्ट में दी जो उसने किसी मछली की हड्डी से बनाई थी। लेकिन जब अनेरियस ने उस बोट को देखा तो वो जेसन को आइलैंड के एक ऐसे कोने में ले गई जहाँ सचमुच एक असली बोट रखी थी। जब जेसन ने इस बोट के बारे में क्रोनर से पूछा तो उसने कहा हाँ, उसे पहले से पता था कि आइलैंड के इस हिस्से में एक बोट है। क्रोनर कहता है कि कुछ लोग इस आइलैंड तक बोट के जरिए अपनी जान बचाने आए थे, लेकिन सुबह होने से पहले उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। सबको इन क्रीचर्स ने मार दिया। वो सब शिप में गोला बारूद ले जा रहे थे, लेकिन समुद्र में आए तूफान की वजह से उनका शिप इसी आइलैंड के पास डूब गया। ये सब सुनते ही जेसन के दिमाग में एक आइडिया आया। उनके पास एक डाइविंग सूट जैसा कुछ था। जेसन ने कहा कि अगर हम दोनों में से कोई उस सूट को पहनकर समुद्र के उस हिस्से में जाए जहां वो शिप डूबी थी तो हो सकता है उन्हें कुछ बुलेट्स या डायनामाइट मिल जाए जिससे इन क्रीचर से लड़ना आसान हो जाए। लेकिन क्रोनर ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, पर जेसन अपनी जान को खतरे में डालकर ये काम करने को तैयार था। कुछ और दिन ऐसे ही गुजर गए। जेसन और अनेरियस के बीच ये गहरा कनेक्शन बन गया। जेसन उसे पसंद करने लगा था। इन दोनों को रोमांस करते हुए ये सब क्रोनर ने चुपके से देख लिया। क्रोनर को लगा कि अनेरियस उसे छीन जाएगी, इसलिए जेसन को रास्ते से हटाना पड़ेगा। अगले दिन क्रोनर खुद जेसन की बात मानने को तैयार हो जाता है। वो जेसन से कहता है ठीक है, तुम सूट पहनकर नीचे पानी में जाओगे और वहाँ ढेर सारा RDX कलेक्ट करोगे, फिर मैं तुम्हें बोट से ऊपर की तरफ खींच लूंगा।
लेकिन क्रोनर का असली इरादा कुछ और ही था। वो चाहता था कि जेसन उसकी मदद से समुद्र के नीचे रखे डायनामाइट के बॉक्सेस वापस सरफेस तक ले आए और उसके बाद उसे वहीं समंदर में अकेला छोड़ दे ताकि वो क्रीचर्स उसे मार दे। इस तरह डायनामाइट भी उसके पास आ जाएगा और एनेरियस फिर से उसकी गुलाम बन जाएगी। वो दोनों बोट में बैठकर उस जगह पहुंच गए जहां शिप पानी में डूबा था। जेसन ने डाइविंग सूट पहना और समंदर के नीचे उतर गया। नीचे जाने के बाद जेसन ने देखा कि शिप पूरी तरह तबाह हो चुकी है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे कुछ डायनामाइट के बॉक्स मिल गए। लेकिन तभी अचानक कुछ क्रिएचर्स उसके सामने आ गए। क्रिएचर्स को देखते ही जेसन घबरा गया और नीचे गिर पड़ा। वो डाइविंग सूट इतना भारी था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था और जेसन क्रोनर को ऊपर सिग्नल भी नहीं भेज पाया। क्रोनर को लगा कि शायद वो क्रिएचर्स जेसन को मार चुके हैं, लेकिन असल में वो तो सिर्फ 2 छोटे बच्चे थे। जेसन ने जैसे तैसे करके अपना डाइविंग सूट वहीं छोड़ दिया और ऊपर सतह तक खुद को पहुंचाया। उन्हें वहां कुछ पुराने बॉक्स मिले जिनमें डायनामाइट था। इसके बाद ये दोनों काम पर लग गए। उन्होंने लाइट हाउस के आसपास 2 लेयर्स में डायनामाइट बिछा दिया ताकि जब अगला हमला हो तो वे मॉन्स्टर्स को एक ही बार में खत्म कर सकें। कुछ महीने बीत गए और बर्फबारी का मौसम आया, लेकिन एक बार फिर वो क्रिएचर्स गायब हो गए। अचानक से अटैक बंद हो चुके थे, जैसे क्रिएचर्स को खबर मिल गई हो कि उनके लिए जाल बिछाया गया है, इसीलिए अब वो अटैक नहीं कर रहे थे। क्रोनर को लगा कि शायद एनारियस ने उन क्रिएचर्स को खबरदार कर दिया है, जिसकी वजह से वो एनारियस पर जुल्म करने लगा, लेकिन जेसन ने उसे रोक लिया। आखिर में दोनों ने मिलकर एक नया प्लान बनाया, लाइट हाउस का मेन गेट खुला छोड़ने का, ताकि जैसे ही वो क्रिएचर्स पास आएं डायनामाइट से उन सबको उड़ा दिया जाए। जेसन ने चालाकी से काम लेते हुए एनारियस को लाइट हाउस के टॉप पर चीखने को कहा। एनारियस की आवाज़ सुनते ही सभी क्रिएचर्स गुस्से से भड़क उठे। क्रिएचर्स ने जब देखा कि लाइट हाउस का मेन गेट खुला हुआ है तो उन्हें लगा कि यह अच्छा मौका है एनारियस को छुड़ाने का, लेकिन असल में ये उनके लिए एक चाल थी। कुछ ही देर में वो क्रिएचर्स समंदर से बाहर निकलने लगे। वे सीधे मेन गेट की तरफ बढ़े और अंदर घुसते ही जेसन पर हमला कर दिया। जेसन भी हिम्मत दिखाता है और क्रिएचर से जान छुड़ा लेता है। जैसे ही वे सभी क्रिएचर लाइट हाउस के पास पहुंच जाते हैं तो क्रोनर डायनामाइट का लीवर दबा देता है, लेकिन ब्लास्ट नहीं होता। असल में जेसन ने उसका कनेक्शन खोल दिया था और क्रोनर उसे दोबारा लगाना भूल गया था। जेसन तुरंत ऊपर भागता है और डायनामाइट का वायर जोड़ना शुरू करता है। तब तक वो क्रिएचर्स लाइट हाउस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिन्हें सिर्फ अकेला क्रोनर रोकता है। जैसे ही कनेक्शन पूरा होता है जेसन पहला लेयर उड़ा देता है, जिससे कई क्रिएचर्स ब्लास्ट में खत्म हो जाते हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी मॉन्स्टर्स लाइट हाउस पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। इस वजह से क्रोनर दूसरा लेयर भी ब्लास्ट कर देता है। दोनों उस जोरदार धमाके में बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब दोनों होश में आए तो उन्होंने देखा कि एनारियस वहाँ नहीं थी। ब्लास्ट में चारों तरफ मरे हुए क्रिएचर्स पड़े थे। क्रोनर उन सबको मार रहा था जो जख्मी हालत में जिंदा बचे थे। तभी जेसन की नज़र उनमें से एक के गले में लटके एक नेकलेस पर पड़ी। उस क्रिएचर को तड़पता हुआ देखकर जेसन को उस पर तरस आ जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। जिन क्रिएचर्स को वो अब तक खूंखार समझते आए थे वो भी इंसानों की तरह थे, सिर्फ बोल नहीं सकते थे। लेकिन क्रोनर के लिए ये सब बेकार बातें थीं। उस दिन के बाद वो क्रिएचर्स फिर कभी अटैक नहीं कर पाए, लेकिन हर दिन समंदर के किनारे से रोने की आवाज़ें आती थीं। जेसन को अब तक नहीं पता था कि उन्होंने कितना बड़ा नुकसान कर दिया था, कितनी फैमिली टूट गई, कितने बच्चों ने अपने लोग खो दिए सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से। अगले दिन जेसन ने समंदर में उन क्रिएचर्स के कुछ छोटे छोटे बच्चों को देखा, वो सब जिन्होंने अपने परिवार खो दिए थे। जेसन ने पत्थरों का एक गोल सर्कल बनाया और उसके बीच में वो छोटी टॉय बोट रख दी ताकि एनारिस उसे देखकर वापस लौट आए। जेसन ने कई घंटे इंतजार किया, लेकिन एनारिस कभी वापस नहीं आई। सुबह नींद से जागने के बाद जेसन ने देखा कि क्रोनर सो रहा है। क्रोनर के पास कुछ पुरानी चीज़ें रखी थीं, उनमें एक पुरानी तस्वीर भी थी, और जैसे ही जेसन ने उस तस्वीर को देखा वो हैरान रह गया। वो लड़की जिसका फोटो उसने पहले दिन पुराने ऑफिसर माइकल की डायरी में देखा था, वो कोई और नहीं बल्कि क्रोनर की पत्नी थी, और फोटो में क्रोनर उसके साथ खड़ा था। असल में 1 साल पहले आए वेदर ऑफिसर माइकल मरा नहीं, बल्कि उसने अपनी पहचान बदल दी थी। यानी क्रोनर ही वेदर ऑफिसर माइकल है, बस उसने अपना नाम बदल लिया था, क्योंकि अब वो कभी इस आइलैंड को छोड़ना नहीं चाहता था। ये सब देखकर जेसन ने भी ये उम्मीद छोड़ दी कि वो कभी इस आइलैंड से जा पाएगा। अगले दिन शाम को जब जेसन समंदर के किनारे गया, उसने देखा कि उस सर्कल में रखी छोटी बोट अब वहाँ नहीं थी, लेकिन उसी जगह पर उसने एक क्रिएचर का छोटा सा बच्चा देखा जिसके हाथों में वो बोट थी। जेसन ने अपने हाथ में जलती हुई लकड़ी को उस सर्कल के बीच में फेंक दिया ताकि वो दिखा सके कि उसका इरादा लड़ने का नहीं है और उसे किसी को खतरा महसूस ना हो। वो उनके साथ दोस्ती करना चाहता था। कुछ ही देर बाद समंदर की लहरों से एनारिस निकलती है और उसके पीछे पूरा क्रिएचर्स का ग्रुप भी समंदर से बाहर आता है, लेकिन इस बार कोई भी जेसन पर अटैक नहीं करता, क्योंकि वे भी अब शांति चाहते हैं। उनका इरादा सिर्फ एक सुरक्षित जगह पाने का था अपने बच्चों के लिए। लेकिन तभी वहाँ क्रोनर हाथ में बंदूक लिए पहुंच जाता है। क्रोनर को लगता है कि अगर शांति हो गई तो उसे सबसे ऊपर होने का एहसास कैसे होगा। जेसन उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये क्रिएचर्स लड़ना नहीं चाहते, ये शांति चाहते हैं, लेकिन क्रोनर किसी की नहीं सुनता। वो एनारिस से चिल्लाकर कहता है, अंदर चली जाओ। लेकिन ये पहली बार था कि एनारिस ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि अब वो उसकी नौकरानी नहीं थी। ये देखकर क्रोनर को लगता है कि अब इस आइलैंड पर उसकी बादशाहत नहीं रही। क्रोनर खुद को अंदर से कमजोर महसूस करने लगता है, क्योंकि अब कोई भी उसका हुक्म नहीं मान रहा था। गुस्से में उसने लाइट हाउस की तरफ कदम बढ़ाए,
जेसन को लगा शायद क्रोनर को अब समझ आ गया होगा कि हर एक जानवर आज़ादी चाहता है, कोई भी किसी का गुलाम बनकर नहीं जीना चाहता। लेकिन क्रोनर के सर से बादशाह का भूत कहाँ उतरने वाला था। जैसे ही वो लाइट हाउस पहुंचा, उसने सिग्नल गन से एक फ्लेयर छोड़ी जो सीधा जाकर एक क्रिएचर के बच्चे से टकरा गई। उस बच्चे की तुरंत मौत हो गई। सभी क्रिएचर्स डर के मारे भाग गए और एनआरएस ने भी जेसन पर अपना पूरा भरोसा खो दिया। गुस्से से पागल जेसन तुरंत लाइट हाउस की तरफ भागता है क्रोनर को सबक सिखाने। जेसन उससे लड़ने लगता है, क्यों किया तूने ये सब? ये लोग तो बस शांति चाहते थे। लेकिन क्रोनर इतना हिंसक हो चुका था कि उसने जेसन को मारने का फैसला कर लिया। वो हाथ में लोहे का रॉड लेकर जैसे ही जेसन पर वार करने जा रहा था, जेसन ने उसे उसके असली नाम से पुकारा और कहा, रुक जाओ माइकल, तुम खूनी नहीं हो। ये सुनकर क्रोनर एकदम रुक गया। असल में माइकल ऐसा इंसान कभी था ही नहीं। इस आइलैंड पर आने के बाद अकेले रहने की वजह से उसकी मेंटल हेल्थ बिगड़ चुकी थी। अकेलापन, अपनी पत्नी की मौत और गहरा डिप्रेशन, इन सब ने उसे ऐसा बना दिया था। वो असल में कोई किलर नहीं था, वो एक अच्छा इंसान था। क्रोनर को एहसास हुआ कि ये क्रिएचर्स कभी लड़ना नहीं चाहते थे, वे बस शांति चाहते थे। क्रोनर ने उन्हें सिर्फ इसलिए मारा ताकि वो खुद को पावरफुल दिखा सके, और अब क्रोनर को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इसीलिए उसने खुद को उन क्रिएचर्स के सामने सरेंडर कर दिया और कुछ ही पलों में उन्होंने उसे मार दिया। जेसन लाइट हाउस के अंदर खुद को लॉक कर लेता है। समय ऐसे ही बीतता चला जाता है और 1 साल बाद आइलैंड पर एक गवर्नमेंट ऑफिसर आता है। साथ में एक नया वेदर ऑफिसर भी होता है। अब नए गवर्नमेंट ऑफिसर ने इस आइलैंड पर वेदर मॉनिटर की ड्यूटी करनी थी। जब कैप्टन पिछले ऑफिसर के बारे में जेसन से पूछता है तो जेसन भी वही बात करता है कि वो पानी की तरफ गया था लेकिन कभी वापस नहीं आया, और वेदर ऑफिसर को भी लगता है कि जेसन ही क्रोनर है। जेसन ने भी उनकी इस गलतफहमी को ठीक नहीं किया। वो चुपचाप बालकनी पर गया और खड़ा हो गया बिना कुछ कहे, क्योंकि अब वो भी इस आइलैंड को छोड़ना नहीं चाहता था, बिल्कुल क्रोनर की तरह। इसी दौरान एनआरएस भी अपने परिवार के साथ खुश थी। अब उन्हें किसी क्रोनर जैसे आदमी का डर नहीं था। अब वे आइलैंड पर भी और समंदर में भी आज़ादी से जी सकते थे। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपसे अगली कहानी में मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।